आज हम लोग रेलवे में जेई के जो मैथ का सेट नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पूछा गया था 2024 में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हर दिन रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए मैथ का सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसमें हर दिन हम लोग रेलवे के हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जेई 2024 का सेट नंबर 1 का मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये आपका इस चैनल का रूटीन है, जिसमें हर दिन हम लोग रेलवे का हर हर डिफरेंस डिफरेंस एग्जाम का सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मंडे को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ट्यूसडे को एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, वेडनेसडे को आरपीएफ एसआई जो 2024 में पूछा गया था, थर्सडे को आरपीएफ कांस्टेबल जो 2024 में पूछा गया था। हालांकि अब ये दोनों वैकेंसी अब एसएससी के द्वारा निकलता है, लेकिन हम लोग जो 2024 में आरपीएफ का एसआई या कांस्टेबल का था उसका इसमें हम लोग सॉल्यूशन करवाते हैं। फ्राइडे को टेक्नीशियन को सॉल्यूशन करवाते हैं जो 2024 में पूछा गया था। सैटरडे को एएलपी का सॉल्यूशन होता है और संडे को जेई के सॉल्यूशन होता है। तो आज संडे है, तो आज हम लोग आरआरबी जेई के सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको पहले खुद आपको टेक्स्ट बुक से सेट मारना है, जैसे यहाँ पर है। जब आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज किए होंगे तो उसमें मैथमेटिक्स फॉर ऑल रेलवे एग्जाम करके प्रीवियस ईयर मॉक का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया गया होगा। तो उसमें आप पहले आरआरबी जेई का सेट नंबर 1 मारें, उसके बाद ही इस वीडियो के आगे देखें, तभी आपको फायदा होगा। यदि आप बिना वीडियो सेट मारे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप पहले ही वीडियो बंद करके कोई और काम करें, क्योंकि पहले आप अपना टेक्स्ट बुक से सेट मारिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना नंबर आया, कितना क्वेश्चन नहीं बना। और ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से बहुत सारा लोग वीडियो देखते रहते हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना सेट को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग रिवीजन करवाते हैं जो प्रीवियस जितना भी पढ़े हुए रहते हैं उसका कॉन्सेप्ट को। जैसे कल का सेट में आया था एक्स प्लस 1 वाई एक्स बराबर ए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। कल का सेट में आया था ये, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी कल हम लोग यूज किए थे। इसमें एक बहुभुज का हम लोग कल के पहले वाला में यूज किए थे। तो इसमें सभी आंतरिक कोण का योग, यदि बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग यदि आपसे पूछता है तो उसका फार्मूला होता है निकालने का n-2 गुने 180। सभी बाह्य कोण के योग यदि पूछता है तो वह होता है 360। यदि बहुभुज में विकर्ण की संख्या पूछ दे तो n × n-3/2 होता है, जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। फिर एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग इसका यूज किए थे कि जब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 रहे और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रहे, तो इसमें तीन प्रकार के केस हम लोग देखते हैं। a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल निकलता है और इसका जो ग्राफ बनता है वह प्रतिच्छेदी बनता है। केस दूसरा रहता है इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। दोनों समीकरण एक दूसरे के समानांतर निकल जाते हैं। जब केस केस नंबर 3 की बात करें तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका अनेक हल निकलता है और इसका जो ग्राफ बनता है वह संपाती बनता है। यानी कि एक जो रेखा है उसी पर दूसरा रेखा एक तरह से सटा हुआ रहता है, तो उसे हम बोलते हैं संपाती। तो जब इसका अनेक हल निकलता है तो उसका ग्राफ संपाती होता है। अब हम लोग आज के सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज का जेई
का सेट नंबर 1 है। आशा करते हैं कि आप लोग पहले टेक्स्ट बुक से सेट मारे होंगे, उसके बाद ही ये वीडियो देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोल रहा है कि 330 व्यक्ति किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है मिश्र समानुपात का है। तो इसमें जो होता है दो दो भाग रहता है, एक लेफ्ट एक राइट, जो इक्वल है, इसका लेफ्ट में रहता है और इसका राइट में। तो इसमें M1 D1 और T1 और बटा W1, राइट साइड में M2 D2 T2 इक्वल टू W2 बटा W2। तो जहाँ पर M जो होता है वह मैन को डिनोट करता है, D जो है डेट के डिनोट करता है, T जो है वह समय बताता है, टाइम, और W जो है वह वर्क को बताता है, यानी कि कार्य को बतलाता है। तो ध्यान इतना ही रखना है कि काम नीचे और बाद बाकी सब के सब ऊपर। उसी प्रकार इधर जो होता है काम नीचे बाद बाकी सब के सब ऊपर। अब इसमें ये जो फार्मूला है, इसमें आपको कोई 2 या 3 चीज दे देगा, तो जब भी 2-3 चीज देगा तो उसका बराबर के उस साइड भी वही 2-3 चीज में पूछेगा, उसमें एक चीज आपको गायब कर देगा और बाद बाकी आपको इस, इसमें जो देले रहेगा उसको दे देगा। जैसे मान के चलिए कि इसमें M1 और D1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक साइड में M1 D1 दिया तो दूसरा साइड में भी M2 और D2 होना चाहिए। अब देखिए 330 व्यक्ति था, तो 330 व्यक्ति M1 की जगह 330 रखिए और D1 की जगह D यानी कि 50 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर डेट न होके कुछ होगा दिन। अब M2 की जगह कितना है, तो M2 निकालने का रहा है कि कितना आदमी चाहिए, और इसका जो दिन लग रहा है वह 30 दिन लग रहा है। तो 0 से 0 काटिए, 3 से 11 तिया यानी कि यानी कि कितना चाहिए, 11×5 = 55, यानी कि 550 आदमी और चाहिए, तब जाके 550 आदमी चाहिए उसको, तब जाके इसको क्या हो जाएगा, 30 दिन में वह कार्य पूरा हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक थिएटर एक कॉन्सर्ट के लिए 500 टिकट बेचता है। मान के चलिए कि 500 टिकट उसको बेचना है। कह रहा है व्यस्क का टिकट का मूल्य $20 प्रति टिकट था और बच्चे का टिकट का मूल्य $12 प्रति टिकट था। तो बच्चा का जो है वह 12 है, और व्यस्क की बात करें तो व्यस्क का हम कह रहा है कि 20 है, तो 20 के हम लिख सकते हैं 12 + 8। तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, 12 + 8 20 ही होता है। हम बोलते हैं कि यदि व्यस्क का भी 12 रुपया में ही टिकट मिलता, यानी कि $12 में ही मिलता, तो 500 टिकट को बेचते तो कितना रुपया के राजस्व की प्राप्ति होती। तो बोलते हैं कि जो 500 के है, यदि व्यस्क को भी $12 ही मिलता है, तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12×5 = 60, यानी कि 6,000 का राजस्व प्राप्ति होता है। लेकिन यहाँ पर तो 8,000 बोल रहा है कि यदि कुल राजस्व प्राप्ति 8,000 हुआ है, तो 8,000 हुआ है, यहाँ पर 6,000 हुआ है, तो कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है इससे। तो 8,000 से कितना कम, 6,000, तो बोलिएगा कि 2,000 कम हो गया। 2,000 काहे कम हुआ, क्यों, क्योंकि व्यस्क का 12 रुपया नहीं था, $12 नहीं था, वो उसका कितना था, 8 ज्यादा था, तो इसको से 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8×5 = 40, यानी कि जो ये 250 निकला वो व्यस्क का निकला। कि तो कह रहा कि कितना व्यस्क टिकट बेचा गया, तो व्यस्क का ही पूछ रहा था, तो 250 आंसर चल जाएगा। यदि बच्चा का पूछता है तो 500 टोटल बिका, जिसको में व्यस्क बिका 250, तो बच्चा क्यों निकल जाता ना, 500 में से 250 घटा देते तो आराम से निकल जाता 250 बच्चा का। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या है, व्यस्क का, तो आंसर हो जाएगा कितना, 250 व्यस्क का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज इतना है, दूसरा वर्ष में ब्याज जो है अर्जित किया है वह 4,719 रुपया है, और बोल रहा है कि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होता है। तो राशि बतलाइए कि कितना राशि निवेश किया था, यानी कि कितना राशि वह ब्याज पर लगाया था। तो 10% है, तो 10% के मतलब होता है 1/10, तो 2 वर्ष के लिए लगाया होगा, तो इसका पावर 2 करिए, यानी कि 1/100।
तो मान के चलिए कि वो 100 रुपया लगाया होगा, तो 100 रुपया लगाया होगा तो पहला वर्ष में उसका जो ब्याज मिला होगा तो 10% है। तो 100 का 10% कितना ब्याज मिलेगा, तो बोलिएगा 10। दूसरा वर्ष में तो इसमें भी 10% मिला होगा, तो 100 का 10% तो 10। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 10 जो ब्याज मिला उस पर ये जो फर्स्ट पहला साल का जो ब्याज था 10, उस पर सेकंड साल में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो इस पर भी 10%। तो 10 का 10% यानी 1। तब बोल रहा है कि जो दूसरा वर्ष में अर्जित ब्याज जो है, तो दूसरा वर्ष में अर्जित ब्याज मेरा कितना आया, 10 रुपया 1 रुपये यानी कि 11। तो 11 यूनिट मेरा आया। तो उधर बोल रहा है कि नहीं नहीं 11 नहीं आया, 4719 आया। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट कितना आया, तो 4719/11। तो हमको से पूछ रहा है कि वो बाद राशि कितना है, तो राशि कितना था 100। तो 1 यूनिट इतना, तो 100 यूनिट कितना, तो 100 यूनिट निकालना है, तो 4719/11 गुने 100। अब 11×4 = 44, इधर 11×2 = 22, 11×9 = 99, यानी कि 429 पर 2 शून्य इसका बैठेगा, यानी कि 42,900 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। बोल रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 41 है। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला, तो 7 तो क्रमागत विषम संख्या है, तो 3 3 6 1 7। अब इसको में बीच वाला कौन है, ये, तो इसका बोल रहा है कि ये 41 है। तो बोल रहा है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 41 में से जस्ट पीछे वाला विषम संख्या कौन होगा, तो बोलिएगा 39 होगा, क्योंकि 40 तो सम संख्या है, तो 40 तो नहीं होगा। इससे पीछे कौन होगा, तो इससे पीछे विषम संख्या में 37 होगा, क्योंकि 38 तो सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। अब इससे पीछे तो विषम संख्या कौन है 37 से पीछे, तो बोलिएगा कि 35 है सर। तो 35 तो वही बोल रहा कि सबसे छोटा संख्या बताइए, तो सबसे छोटा संख्या तो यही है 35। तो आंसर आपका चल जाएगा क्या चीज, 35। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक स्कूल में खेल कूद में भाग लेने वाले लड़की और लड़का की संख्या के अनुपात दिले हैं, यानी गर्ल और बॉयज के अनुपात दिले हैं 1:5, यानी 1:5 के अनुपात में लड़का और लड़की का है। यदि लड़कियों की संख्या 239 है, यानी कि 1 यूनिट बोल रहा है कि 239 है, तो खेल कूद में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बताइए। तो 5 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 1 यूनिट 239, तो 5 यूनिट तो 239 गुने 5 कर दीजिए। तो 9×5 = 45, अपान दिया 15, 4 19, अपान दूनी 10, 1 11, यानी 1195 आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल प्रत्येक दिशा में तय की गई दूरी 495 किलोमीटर है, यानी कि 495 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है और 495 ही किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है। तो 495, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में लगा कुल समय ज्ञात करिए। तो समय बराबर होता है क्या चीज, समय बराबर होता है दूरी अब बटा चाल। तो बोल रहा है कि नाव का चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान के चलिए कि इसमें एक नाई चल रहा है, ये नाई है, तो इस नाई का चाल है जो कितना बतला रहा है 32 है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये धारा का जो चाल है उसको बतला रहा है कि 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाई जब अनुकूल में जाता है तो इसको में क्या होता है, नाई को ही धारा धकेलेगा तो नाई तेजी से बहेगी। तो इसमें जो उसका चाल हो जाएगा वो इस दोनों को जुट जाता है। क्योंकि क्यों जुटता है, क्योंकि नाव भी धारा की दिशा में ही जा रहा है, यानी अनुकूल दिशा में जा रहा है। तो उस चलते क्या होता है कि जो पानी जो है उन नाव को अपना गति दे देता है और नाव का खुद का गति रहता है, तो दोनों इसीलिए जुट जाते हैं। तो यहाँ पर 32 तो हुआ किसका, नाव का, और धारा का हुआ 23। तो इधर अब अगला वाला में देखिए, अब यहाँ पर जब धारा के विपरीत आएगा यानी प्रतिकूल में आएगा, तो मान के चलिए कि ये नाव है तो इसका 32 था। अब धारा इसको इधर धकेलेगा, ये नाव आगे ऊपर चढ़ना चाहेगा, तो ये चलते इसको में क्या होता है कि नाव जो है वो धारा धारा ढकेलता है नाव को, नाव ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल में चढ़ना चाहता है तो इसमें घट जाता है। तो इसमें घट के हो जाता है कितना, 32 - 23 कर दीजिए। अब दूरी निकल गया, चाल निकल गया। अब दूरी बटा चाल होता है समय, अब इसका निकाल दीजिए 495, इधर हो जाएगा 3 2 5, और 3 2 5 और प्लस 495
इधर घटाइए, तो घटाइएगा तो 12 में से 3 घटा तो 9, अब तो नहीं बचेगा। अब कटेगा, कितना से कटेगा, तो 11 पचे 55, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 5 से 5 45, इधर 9 से कट जाएगा पूरे पूरे, 9 पचे 45, 4 और 5, 9 पचे 45, यानी 9 घंटा यहाँ लेगा, 55 घंटा यहाँ लेगा, यानी टोटल कितना समय लेगा, तो 9 5 14, यानी कि 64 घंटे का समय लेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज़, 64 घंटा। तो वही पूछ रहा था कि कुल समय बतलाइए, तो कुल समय निकल गया 64 घंटा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ये मान निकालिए, यानी कि 33 भागा 9 और गुने 3, 3 से इसको पहले 3, इतना का मान हुआ कितना 11, अब माइनस, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि कितना निकल जाएगा, 11 में से 6 घटे 5। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य निकालिए। एफ देले है और एक्स देले है, तो इसका जो माध्य का फार्मूला होता है माध्य निकालने का, वो होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इस सिग्मा का मतलब होता है कि सभी का योग, ये सिग्मा बराबर सभी का योग। अब एफ एक्स निकालने के लिए है, तो 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 6 अब प्लस 8 और गुने 15 और प्लस 10 गुने 9 और प्लस 9 गुने 8 अब बटा सिग्मा एफ, यानी कि इसको जोड़िए तो 10 5 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 10 33 और 33 और 9 42। अब इधर हो जाएगा 10 गुने 5 50 और प्लस 6 गुने 5 30 और प्लस 15 गुने 8 तो 15 8 20 से 120, 10 गुने 9 कितना हो जाएगा 90, 9 गुने 8 72, 9 8 72 अब बटा 42। अब जोड़ दीजिए तो 50 30 80 और 120 200, 290 और 290 में 72 जोड़िए, 290 में 72 जोड़िए तो 2 9 7 16 और 2 1 3, यानी कि आंसर आएगा कितना, ऊपर जोड़ के 362 और नीचे 42। अब ये 2 से कटेगा, 21 दूनी 42, ये भी 2 से कटेगा, 18 दूनी 36 इतना। अब इसको में भागा दीजिए, 1 8 1 में 21 से, तो 21 पचे 75 से, 21 छक 26 से, 21 सत्ते 47 से, 21 आठी 68 से, 21 नंबर से ज़्यादा हो जाता है, 8 बार में लगेगा, 21 आठे 68 से, 8 8 दूनी 16, यानी कि 11 में से 8 3, इधर हो जाएगा कितना 7 में से 6 गया था 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 8 सही 13 बटा 21, जो ऑप्शन में रहेगा आंसर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर बोल रहा है कि एक कंपनी का लाभ कंपनी के 3 भागीदार में इतना के अनुपात में वितरित किया जाता है, यानी कि 3 को भागीदार है उसको में इतना के अनुपात में, यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्सा के बीच का अंतर देले है, तो बताइए सबसे छोटा 4 है और सबसे बड़ा 12, तो इसका अंतर कितना हुआ 8, तो 8 यूनिट बोल रहा है कि 20 20 8 है, तो बोलिएगा 1 यूनिट बतलाइए, तो 1 यूनिट तो 20 20 8 बटा 8। तो बोल रहा है कि कंपनी का कुल लाभ बतलाइए, तो कंपनी का कुल लाभ कितना हुआ 12 4 16, 16 5 21, तो 21 यूनिट पूरा लाभ हुआ, तो 1 यूनिट है ना, तो 21 यूनिट कितना, तो 20 20 8 बटा 8 और गुने 21। अब इसको काट पीट में चाहिए, 8 से 16 4 8, 8 से पूरे पूरे कटेगा, 8 इकाई 8 8 दूनी 16, 4 2 8 5 40, 2 0 8 दूनी 16, 8 छक्का 48। अब 2 5 2 6 गुने 21 करिए, तो 21 छक 26 से 12, 21 दूनी 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, 54 के 4, यानी कि जिसका अंतर अंत में 46 आएगा वही 4 छो आएगा, वो आंसर जाएगा, ज़्यादा आगे करने का जरूरत भी नहीं है। और यदि गुना करके देखिएगा 2 5 4 छो, यानी 2526 गुने 21 करिएगा, आंसर इतना आएगा आएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 आदमी किसी काम को 21 दिन में करता है, तो 9 आदमी आदमी अभी बतलाएं M1 D1 T1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटा W2। अब इसको मैं M1 देले है D1 देले है, इधर बोल रहा है कि 3 दिन D1 D2 देले है,
तो पूछ रहा है आदमी की संख्या M2 बतलाइए, तो ये दोनों दे ले है, तो ये दोनों को ही खाली लीजिए। तो 9 आदमी 21 दिन में करता है। इधर 3 दिन में करने के लिए कितना आदमी की आवश्यकता होगा, तो एम मान के चलिए M2 आदमी की आवश्यकता होगा, तो 3 3 9 21 या 63 यानी 63 आदमी की आवश्यकता होगा, तो आंसर हो जाएगा 63। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। राधा एक संख्या सोचती है और उसमें इतना घटाती है। मान के चलिए राधा एक नाम की एक संख्या सोची, अब उसको में से घटाई है कितना, 6 × 5 = 30 और 3 = 33, 33/5 घटाई है, तो आप घटाइए इसको। तो इधर हो जाएगा 5x और -33 और बटा 5। अब वह परिणाम को 10 से गुना करते हैं, परिणाम तो यही आया 5x - 33/5। तो 5x - 33/5 उसको 10 से गुना करती है। आप प्राप्त परिणाम उस संख्या के 4 गुना है जो उसने सोची थी। तो उसने तो सोचा था कि x, तब x का 4 गुना है। अब इसको हल कर दीजिए और x का मान निकालिए। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब इधर हो जाएगा 5x और -33 अब बराबर 2x 2x। अब 5x में से इधर ये 2x इधर लाइए, बराबर की पट्टी लाइएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 5x में से 2x घट गया तो कितना 3x। आई -33 है, ये ऊपर टी जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा प्लस में, तो ये 33 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला 11, तो x बराबर 11 आंसर। और शॉर्ट इसका यदि चलना चाहे तो शॉर्ट ऑप्शन से चलिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन शुरू में था तो ठीक है, लेकिन यदि यही ऑप्शन 11 लास्ट में रहता तो आपको 3 गो ऑप्शन, 2 गो 3 गो चेक करते करते बहुत टाइम लगता। उससे बढ़िया है कि जहाँ पर सिंपल तरीका से निकल रहा है वहाँ पर सिंपल तरीका से निकालिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है। मान के चलिए कि ए और बी है, 2 आदमी है, उसमें कह रहा है कि बी के वेतन, मान के चलिए कि बी के वेतन 100 है, तो ए का वेतन, तो 100 का 31% कितना हुआ, तो बोलिएगा 31, तो 31 अधिक है, तो इसका वेतन कितना होगा 131। तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ए के वेतन से कितना कम है 31 कम है। कितना ए के वेतन में का, जिसमें का या से लगा रहे वो नीचे, तो किसमें का या से लगा रहे ए के वेतन में, कि ए के वेतन से, तो ए के वेतन में का या से लगा रहे तो वो नीचे। अब बोल रहा है कि जो प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब 31 100 में 131 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 मरतबे लग जाएगा। तो 2 13 दूनी 26, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 10 में से 6 घटा तो 4, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर 0। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौ 52, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, तो 3 बार में लगाइए। तो 3 बार में एक ही ऑप्शन है 23, तो यही आंसर चल जाएगा। और आगे कुछ होगा, जैसे आगे इसको भागा दीजिएगा तो 6 के आसपास ही आएगा। तो आंसर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब 23 मिल गया, 23 आंसर में ऑप्शन में मिल रहा है, तो अपना यहाँ पर मार के निकलिए आगे, ताकि एग्जाम में समय बचाना भी सबसे बड़ा कठिन होता है। अगला नंबर 13 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 18 घंटा में भर सकता है। मान के चलिए कि ये टंकी है, उसको एगो पाइप है इसको 18 घंटा में भर सकता है, और एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। मान के चलिए कि ये एक बी टंकी है, ये बोल रहा है कि 21 घंटा में खाली कर देता है, यानी कि खाली करने वाला है, भरने वाला है। तो हम बोलते हैं कि ये 18 घंटा में भर सकता है, ये 21 घंटा में खाली कर सकता है। तो ऐसा टंकी मानिए जो 21 और 18 दोनों से कट जाए, तो बोलिएगा एलसीएम। तो 21 और 18 के एलसीएम निकालिए, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 7, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो 3 × 3 × 2 × 7 हो जाएगा। अब इधर से बोलिए 3 3 9 दूनी 18, तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा 7, 21 7 या 21 यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि इसका इफिशियंसी आ जाएगा 6। यानी कि मान के चलिए कि इसमें 6 ये जो ए नल है वह 7 यूनिट पर घंटे के हिसाब से इसमें इस नल में अपना पानी डालता है, और जो ए बी नल है वह 6 यूनिट पर घंटे के हिसाब से निकाल देता है। तो इसमें 1 घंटा में 1 यूनिट पानी जाता है, तब पूरा टंकी कितना का था, तो बोलिएगा 3 3 9 9 दूनी 18, 18 18 25 90, 18 चक्का 18 26 है, यानी कि 126 का माने है। तो बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना घंटा में भर जाएगा। तो देखिए 7 ई डाल रहा है और 6 ही निकाल रहा है, तो कितना 1 घंटा में जाएगा, तो बोलिएगा 7 इसमें डाला, एक निकाल दिया, 6 निकाल दिया, तो इसमें एक जाएगा 1 घंटा में, तो यानी कि 1 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 126।
तो 126 घंटा में क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। बोल रहा है कि एक व्यापारी को एक कमीज को 850 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होता है। तो 10% की हानि होता है, 10% के मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान है तो एक का हानि हो गया, यानी कि 9 में बेच दिया होगा। यानी कि यदि क्रय मूल्य उसका 10 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9। तो जबकि बोल रहा है कि 9 यूनिट 850 है, तो बोलेंगे कि जो एक यूनिट कितना होगा, तो 850/9। तो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की बात करते हैं, कि हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य 10 यूनिट था, तो 850/9 गुने 10। तो क्रय मूल्य जो इसका निकला, क्रय मूल्य कितना निकला, 850 गुने 10/9। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य इसका कह रहा है कि यदि वह उसे 1530 रुपया में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य दे रहे हैं 1530। तो x% का लाभ होता है, तो x का मान बदलाइए। तो यानी कि प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेशियो ले लीजिए आराम से। तो रेशियो लीजिएगा तो इसको जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। और तो कोई नहीं कट रहा है, तो बोलेगा नहीं कट रहा है, तो इधर हो जाएगा 850, ये 9 है तो इधर भेज दीजिए। तो इधर 9 से 153 गुने 9 करिए, तो 9×27 15 35 से 135 दू 137, यानी कि 850 का कोई चीज़ होगा तो 1377 में बिका। तो इधर कितना का लाभ हुआ, तो 7 में से 0 घटा तो 7, 7 में से 5 तो 2, इधर 8 5 13, यानी कि 13 में से 8 गया था 5, यानी कि 527 का लाभ हुआ कितना पर, 850 पर। तो 100 पर कितना, अब इधर 17 से कटेगा, 17 5 85, 17 तिया 51 है 17, 5 दूनी 10, यानी 31 दूनी 62, यानी कि 62% का लाभ हुआ। तो एक्स का मान पूछ रहा था, तो 62 आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर। बोल रहा है कि एक आदमी एक दृश्य स्थल पर पैदल जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पर आदमी का है अभी, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब वहाँ पर बोल रहा है कि पैदल जाता है, पैदल जाता है, और अपने कार से शुरुआत बिंदु पर वापस आता है। अब यहाँ पर जो आया तो अपने कार से आता है, गया है पैदल, गया है पैदल, और आया है कार से, और वह स्थिति बनाए रखता है। यानी कि कह रहा है कि पैदल गया है तो बीच में रुका नहीं है, यहाँ से वो जाने लगा तो यहाँ पर गया है एकदम एक समान चाल से। और उसी प्रकार आया है तो कार से, तो कभी यानी उन्हें रुका नहीं है, यहाँ से जब चलना शुरू किया तो यहाँ पर ही आके रुका है, यानी कि एक समान बनाए रखा है। और इस प्रकार उसे 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो यानी कि पैदल जाता है या कार से आता है तो उसे 9 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो उसे 2 घंटा का लाभ होता है। अब बात का मतलब समझिए कि यदि इधर भी वह कार से जाता है और आता भी है कार से, तब बोल रहा है कि तब उसको 2 घंटा का लाभ होता है, यानी कि तब उसको लगता है 7 घंटा 15 मिनट। तो बोलिएगा 7 घंटा 15 मिनट कहाँ लिखा है सर, तो 9 घंटा 15 मिनट में 2 घंटा का लाभ हुआ, यानी कि 2 घंटा वो बचा लिया होगा जब दोनों तरफ कार से गया होगा था। तो 2 घंटा क्यों बचा, क्योंकि वह पहले जा रहा था पैदल, वो भी दूरी वो तय कर दिया किससे, कार से, तो वो चलते उसको क्या हो गया, 2 घंटा ज़्यादा बच गया समय। तो बोल रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा जो बचाया, तो जब दोनों तरफ पैदल चले, तो मान के चलिए यहाँ से पैदल चलना शुरू करे, और फिर यहाँ पर भी आए तो वापस आते समय भी पैदल ले ले, तो ये जो 2 घंटा बच रहा था वो 2 घंटा ज़्यादा लग जाएगा पहले वाला से। तो 9 घंटा 15 मिनट लग रहा था पहले, जब कब, जब पैदल जाता था और आता था कार से। अब है कि जब दोनों तरफ पैदल जा रहा है तो 2 घंटा का जो बचा रहा था समय, कब 2 घंटा कब बचा रहा था, जब वह कार से जा रहा था, कार से ही लौट के वापस आ रहा था। तो अब वो कह रहा है कि दोनों तरफ पैदल जा रहा है, यानी कि गया भी पैदल आया भी पैदल, तो ये जो 2 घंटा बचाया था वो 2 घंटा और ज़्यादा लग जाएगा पहला वाला से। तो 9 घंटा 15 मिनट पहले शुरू में लग रहा था, अब इसको में 2 घंटा और ज़्यादा लगेगा, तो 2 घंटा इसको में आप जोड़ दीजिए तो 11 घंटा 15 मिनट। तो जब दोनों तरफ पैदल जाएगा तो उसका पूरा समय कितना लगेगा, तो 11 घंटा 15 मिनट। रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा था, सोचने वाला, सोच के देखिएगा, और नहीं तो फिर अपना बेसिक समीकरण बना के अपना हल करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
दिए गए व्यंजक का सरल कीजिए। तो इसमें एक प्लस कॉस ए है, इसको कौशिक ए है, कौशिक ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए। तो बोलेगा जी सर लिख सकते हैं, तो 1/sin ए माइनस कॉट ए है, कॉट ए, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं कॉस ए अब बटा साइन ए, तो इसको हम लिख देंगे कॉस ए बटा साइन ए। अब इधर एक प्लस कॉस ए इंटू, इसको मैं साइन लघुत्तम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 - cos ए। अब इसका ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए अब बटा साइन ए। अब एगो फार्मूला बतलाए थे, a² - b² बराबर a+b × a-b, तो बोलेगा जी बतलाए थे, तो इस पर ही रख दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1² माइनस कॉस ए के स्क्वायर, तो इसको हम अब बटा साइन ए। अब 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - cos² हो जाएगा, अब बटा साइन ए। अब एक और फार्मूला था कोची कि sin² ए प्लस cos² ए बराबर 1, तो हम बतलाएंगे, पूछेंगे कि sin² ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस प्लस में है तो ऊपर माइनस में cos²ए, तो इतना की जगह हम sin² ए लिख दें तो कोई दिक्कत है, इतना की जगह बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो 1 - cos² ए बराबर हम क्या चीज़ लिखेंगे, तो बोलिएगा कि sin² ए बटा साइन ए। अब यहाँ पर दो को ऊपर है तो एगो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज़ साइन ए, तो वही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा कि 23 फरवरी 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 3000 मूलधन है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो यहाँ पर 8% उसका वार्षिक ब्याज है 1 वर्ष का। समय बोल रहा है कि 23 अप्रैल से 24 अप्रैल, 23 फरवरी से 24, यानी कि 2 मंथ महीना, तो 2 महीना को साल में बदलिए तो 2/12 होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो 100। अब इसका हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये क्या चीज निकलेगा साधारण ब्याज निकलेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 6 बार में 6×5 = 30, 8×5 = 40, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज 40। आशा करते हैं समझ में आया होगा, आसान था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो देखिए बोल रहा है कि एक दूध वाले के पास एक बर्तन में 80 लीटर दूध और दूसरे बर्तन में 68 लीटर दूध है। उस बर्तन का अधिकतम क्षमता ज्ञात करिए जो किसी भी बर्तन के दूध को पूर्णतः माप सके। मान के चलिए कि हम यहाँ पर एक में 15 लीटर दूध रखते हैं और दूसरा में 10 लीटर दूध रखते हैं, और हम आपसे पूछते हैं कि एक ऐसा नपना बनाइए जो ये 15 लीटर का भी माप दे और 10 लीटर को। तो बोलिएगा सर कि इसका HCF ले लीजिए, HCF यानी कि HCF 15 और 10 का आएगा कितना 5, यानी कि 5 लीटर का यदि बर्तन बनाएंगे तो ये 3 बार में नाप देगा, 2 बार में इसको नाप देगा, तो इसको में बोल रहा है कि 80 लीटर का दूध था, दूसरा में 68 का, तो इसका HCF निकाल दीजिए, HCF। तो HCF निकालिएगा तो 80 68 का HCF कितना आएगा, तो ऑप्शन से देखिए, दून 4 से इसको काटिए, 4 से कट जाता है, 4 से इसको काटिए, 4 7 28, 4 कट जाता है, 2 तो इसको छोटा हो जाता है, जब 4 से कट रहा है तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 से कटेगा तो तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 से नीचे वाला तो नहीं होगा, 4 से ऊपर यदि कोई काट रहा है इसको तो वो हो जाएगा। 5 से ई कट जाएगा, ई न कटेगा तो 5 खत्म, 6 से ई न कटेगा तो ई खत्म, तो आंसर आ जाएगा 4 लीटर। नहीं तो इसका 80 और 68 का HCF निकाल दीजिए, 68 में 80 से भाग दीजिए एक बार में 68, इधर हो जाएगा 2, इधर बचपन में जैसे भाग दे के निकालते थे 7 में से छो गया तो 1, अब 12 से 68 में लगाएंगे तो हो जाएगा 12 25 60, 5 60, 8, 8 से फिर 12 में लगाएंगे तो 8 कहीं 8, 4, 4 से 8 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 कट जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा कुछ HCF निकल जाएगा 4, तो वही बतला रहे थे कि 4। तो 4 लीटर का यदि वो नपना रहेगा 4 लीटर का, तो इसको भी नाप देगा और इसको भी नाप देगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य होता है कौची कि 8 छात्र था, अब इसका प्राप्तांक था 28, तो 8 × 28 प्लस 12 छात्र था, इसका प्राप्तांक था 12, तो 12 × 12, 18 छात्र था और 57 इसका प्राप्तांक था, तो 18 × 57,
अब प्लस 13 छात्र था, इसका मार्क्स था 85, तो 13 और गुने 85। अब बटा छात्र की टोटल संख्या, तब 8 और 12 20, अब 20 और 20 40, और 40 8 3 11 यानी कि 51। अब इसका हल कर दीजिए। 28 8 8 64 के 4 बकिया 6 8 दूनी 16 6 22, 12 बार हैं 144, प्लस 18 95, 18 छक्का टोटल से 18 छत्ते 18 सत्ते सबील से, यानी कि 12 का पर 6 12, इसका बाकी रह गया 18 95 10 100 102। अब प्लस इसको 13 से, तो 13 5 65 के 5 भागिया 6, 13 5 65 13 छक्का 78 13 7 91 13 8, चलो 13 से 10 के में 4 अच्छो यानी कि 110। अब इसको जोड़िए ऊपर, अब बटा 51, 5 6 11 अचार 15 अचार 19 के 9 बाकी 1 1 1 1 2 3 3 4 7 और 7 2 9, इधर 1 0 1, तो 2 2 4, इधर हो जाएगा कितना 1 और 1 2। अब इसको में इक्यावन से भाग दीजिए, तो इक्यावन से भाग दीजिएगा तो कितना बार में है? लगभग 250, यानी कि 6 पचे 30 पचे 25, 5 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में तो 4 5 के 20, इधर हो जाएगा कितना 5, इधर 4, इधर 9, इधर 9 बार में देखिए 9 9 पचे 45, पूरे पूरे कट जाता है, तो यानी कि 49 आंसर आ जाएगा। इसको हम यूनिट डिजिट से बना सकते थे, यूनिट डिजिट से, लेकिन यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 था, इसलिए यूनिट डिजिट हम इसको में नहीं लगा सकते, फंस जाता मामला। यहाँ पर हमको सिंपल सॉल्यूशन करना ही पड़ता। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। मान के चलिए कि कोई घन है, इसका जो भुजा की लंबाई है वह 5 है, 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट लिया जाता है। 1 सेंटीमीटर घन वाले में काटा जाता है, तो पहले बताइए कि कितना घन निकलेगा। तो जब भी काटने का बात करें या नया चीज बनाने का बात करें, तो उसमें होता है क्या कि सबसे पहले इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन होता है क्या चीज, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 5 के क्यूब हो जाएगा कितना 5 गुने 5 गुने 5, अब बराबर इसका आयतन, तो 1 गुने 1 गुने 1। अब कितना कितना छोटा घन बनेगा, तो मान के चलिए कि उसको एन घन बनेगा, तो एन के मान निकालना है। तो 5 गुने 5 गुने 5 125, 1 गुने 1 गुने 1, इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में, तो 1 बराबर एन, तो एन के मान निकला कितना 125। तो यानी कि 125 को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन इससे बनाए जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और एक फॉर्मूला याद रखिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा भुजा स्क्वायर। तो इस कुल बड़ा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुने 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर, और सभी छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के योग के अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है। अब 125 को था छोटा घन, 125 छोटा घन बना था, अब 125 एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुने 1 सेंटीमीटर भुजा के था, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 के स्क्वायर 1। अब इसको अनुपात पूछ रहा था, तो 6 गुने 5 के स्क्वायर 25 अनुपात 125, गुने 6 इकाई 6, एक एक स्क्वायर 1 रहेगा, तो 6 गुने 6 6, अब 25 बचे 25 से, अब 6 से 6 खत्म, तो यानी कि अनुपात निकलेगा, इधर पूछना तो 1 अनुपात 5, तो आंसर आपका चल जाएगा क्या चीज 1 अनुपात 5। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जब 268 को 6 के 8 में जोड़ा जाता है, यानी कि 6 के 8 में जोड़ा जाता है, कब, किसको 2 6 8 को, तो परिणाम जो निकलता है, यानी कि रिजल्ट जो निकलता है 9p6 निकलता है। तो के और पी का न्यूनतम संभव मान बतलाइए जिसके लिए 9p6 यानी कि ए वाला 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि इसको में 3 से पूरे पूरे भाग लग जाए। तो ऐसा के और पी का न्यूनतम मान बतलाइए। तो इसको ऑप्शन से उठाइए। ऑप्शन में मान के चलिए कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं, के बराबर 3 और पी बराबर 0। तो देखिए 8, इसको जोड़े बोल रहा था, जोड़िए यहाँ पर देखिए जोड़िए, तो 8 8 16 के 6 बाकी 1। अब यहाँ पर के मान 3 रखें, तो 6 3 9 1 बाकी है 10, 10 के 0,
अच्छा दो 8, 8 एक 9, यानी कि मामला फिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि पी की जगह जीरो रख के देखिए, तो 9, 0, 6। अब इसको 3 से विभाजित करके देखिए, तो विभाजित हो 3 से विभाजित का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब इसको अंक जोड़ दीजिए, 9 6 15 3 से विभाजित हो रहा है, तो बोलिएगा जी सर विभाजित हो रहा है 15 3 से, तो हम बोलेंगे कि तब ये भी संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि उसका अंक का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरे संख्या विभाजित हो जाएगा। तो इसका पहले ऑप्शन मैच कर गया, तो पहले ऑप्शन आंसर चल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समबाहुभुज का गुण नहीं है। तो समबाहुभुज बोल रहा है कि समबाहुभुज के गुण नहीं है, तो बोल रहा है कि समबाहुभुज किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने लगाया है, शुरू में ही बतलाया है। देखिए, समबाहुभुज कल वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, सभी आंतरिक कोण बराबर हो, सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी बराबर हो। मान के चलिए कि ये सब समबाहुभुज है। अब इसको मैं सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो और ये जो सभी भुजा जो है वो को बराबर हो, सभी आंतरिक कोण बराबर हो, जितना आंतरिक कोण है सब बराबर हो, सेंटर पर आंतरिक कोण जो बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये सब जो है समबाहुभुज के कंडीशन है। अब इसको में देखिए क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है कि क्या नहीं है। बोल रहा है कि समबाहुभुज के गुण नहीं है। तो पहला है सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो ये तो इसका गुण है, तो ये तो गुण है, तो ये आपको नहीं आएगा आंसर। कहा कि यहाँ पर बोल रहा है कि गुण नहीं है, गुण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण समान है, तो केंद्र पर बना कोण समान होगा। मान के चलिए कि कोई बहुभुज है, समबाहुभुज। अब इसको केंद्र पर कोण बनाइएगा तो केंद्र पर कोण क्या होगा, समान होगा, सबका कोण समान होगा। तो ये तो ये बहुभुज के गुण में आता है, तो हमको से पूछ रहा है गुण नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यदि यह चार भुजाओं वाला समबाहुभुज है, मान के चलिए कि चार भुजा वाला समबाहुभुज है, तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा के कोण का मान 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर यदि केंद्र पर यदि कोण बनाता है तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनेगा, तो जी बनेगा। कैसे कि जब ई पूरा जो यहाँ पर ई वाला पूरा कोण होता है जो 360 डिग्री का होता है। अब इसको चार भुजा है तो चार से काटिए तो 9 36 90 डिग्री आया, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो गुण हो जाएगा। अगला देखिए, यदि यह 8 भुजा वाला समबाहुभुज है तो इसका केंद्र पर प्रत्येक भुजा 60 डिग्री होगा, तो 360 अब बटा 8 करिए, तो 8 चौके 32, 4 8 पचे 40, 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि 60 डिग्री, तो ये तो खत्म हो जाएगा, गुण नहीं होगा, तो ये आंसर चल जाएगा। बाकी ये तीन को इसका क्या हो जाएगा, समबाहुभुज के गुण हो जाएगा। ये जब यदि 60 की जगह 45 डिग्री रहता है तो ये भी गुण हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो बोला 60 डिग्री और 8 भुजा वाला था, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। तो ये हमको से पूछा था कौन चीज कि गुण नहीं है, तो यही तो एक बचा जो कि गुण नहीं दिखा रहा था। बाद बाकी ये तीन को तो शर्त का नियम को पालन पालन कर रहा था समबाहुभुज के, तो आंसर चल जाएगा डी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 481 में बेचता है। पहले उसके अंकित मूल्य पर 10% के छूट देता है और फिर एक अन्य छूट देता है जिसका वही नाममात्र मूल्य है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो डी का मान बतलाइए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसने 1924 का अंकित मूल्य लगाए हुए है, तो उसको मैं बोल रहा है कि इसको मैं दो तरीका से छूट मिलता है। पहला जो है वो 10% के देता है, और जो 10% का जो मूल्य निकलता है, मूल्य यानी कि कुछ रुपया में निकलेगा। अब जो रुपया में उतने रुपया का छूट यहाँ पर, जब यहाँ पर पहला छूट के बाद दूसरा छूट देता है यहाँ पर, तो ये 10% नहीं देता है। यहाँ पर 10% नहीं बोला, वहाँ पर बोला कि मूल्य रुपया में देता है, यानी कि जितना है उतना ही, जो पहला जो मूल्य था उतना के मूल्य के बराबर ही देता है। तो यहाँ पर भी मान के चलिए कि 10% के यहाँ पर जितना मूल्य निकला उतना ही मूल्य का छूट यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर इतना रुपया का।
ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर डी% बोला है, यहाँ पर बोला है कि जो वहाँ पर जो नाम मात्र मूल्य है रुपया में, यहाँ पर इंडिकेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि रुपया में चाहिए, यानी कि डी% यहाँ पर हुआ मूल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पर डी%, यहाँ पर डी% नहीं लेना है, डी% ले लीजिएगा तो फिर सक्सेसिव हो जाएगा, जबकि वो सक्सेसिव बोला ही नहीं है, बोला कि दूसरा जो छूट है वो पहला छूट का जो मूल है वो उसके मूल के बराबर है। तो ये बात को समझे होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1924 इसका अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस है, और इसका सेलिंग प्राइस है जो बतला रहा है कि 481 है। अब इसको रेशियो ले लीजिए तो 4:1। अब इसको गुना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो 25 से इधर गुना करिएगा तो इधर 25 से गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा 25। अब यहाँ से यहाँ पर 2 छूट मिला होगा, तो यहाँ पर तो मान के चलिए कि डी% के छूट मिला होगा, यहाँ पर डी% के छूट मिला होगा, तो मान के चलिए कि कुछ रुपया होगा, मान के चलिए कि 100 रुपया होगा, 100 रुपया। यहाँ पर जितना अब डी% के मान के चलिए कि 100 रुपया होगा, तो यहाँ पर भी 100 रुपया का ही छूट मिला है, ये नहीं कि डी%, यहाँ पर डी% नहीं मिला, डी% यदि यहाँ पर मिलेगा तो इसका डी% अलग हो जाएगा, जबकि वहाँ पर कहा कि जितना यहाँ पर 1,000 रुपया का छूट मिला वहीं पर उतना ही छूट यहाँ पर भी मिला, तो मान के चलिए कि इसका जो डी% है वो मान के चलिए कि 100 रुपया का छूट मिला होगा, तो यहाँ पर भी 1% का छूट मिला होगा। तो देखिए 100 का चीज हो गया 25, 25 में मिला है, तो यानी कि यहाँ पर छूट कितना हो गया 75। तो यहाँ पर एक्स कितना 2x, 2x बराबर 75, तो x बराबर, तो बोलिएगा 75/2 यानी कि 37.5। तो यहाँ पर x का मान निकला 37.5, तो यहाँ पर 37.5 डी% के डिनोट करता है, यहाँ पर भी 37.5 रुपया का डिनोट करता है, यहाँ पर इतना रुपया इतना रुपया, तो डी% बराबर 37.5 रुपया, तो डी% वही तो पूछ रहा है कि डी का मान बतलाइए, तो डी का मान कितना हो गया 37.5। अच्छा क्वेश्चन में माना जाएगा, इसको एक बार फिर से देखिएगा, न समझ में आएगा तो बैक करके आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर वस्तु बेचने पर रमेश को 16% की हानि होता है। मान के चलिए कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य 100 रुपया होगा, वास्तविक विक्रय मूल्य 100 रुपया होगा। अब बेचा इसको कितना में बेचा है, तो 100 का 2/5 में, तो यानी 5 दूनी 10, यानी कि बेचा इसको 40 में, तो 40 में बेचला पर उसको 16% की क्या चीज होता है, हानि हो जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 40 में बेचा और 16% की हानि हुआ, तो मान के चलिए कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना 16% का हानि लिया होगा, तो यानी कि 84 में बेच दिया होगा, जबकि वो बोल रहा है कि 84 में नहीं 40 में बेचे हैं, तो 84 इधर, यानी कि बोल रहा है कि 84 नहीं 40 में बेचे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज 84 यूनिट, 40 को डिनोट कर रहा है, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट तो 40 अब बटा 84, तो 100 यूनिट। हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं, तो यानी कि क्रय मूल्य तो 100 था, 100 माने थे, तो यहाँ पर 40 अब बटा 84 और गुने 100। अब 4 से इसको काटिए, 4×21, यानी कि इसका क्रय मूल्य निकल के आएगा 123/21। अब ये तो क्रय मूल्य निकला, अब बोल रहा है कि यदि वह आपने इसे वास्तविक विक्रय मूल्य का 86% पर बेचता है, यानी कि 100 का 86% कितना 86, तो यानी कि 86 में बेचता, तो लाभ प्रतिशत बतलाइए। तब लाभ इसको 21 है तो इधर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो इधर 21 चल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1000, इधर 21×6 = 26 से 12, 21 8 तो 8 8 दूनी 16, अब बाकी 12, 8 2 10, 7 1 8 1, 6 1 7 1 8, और ई 1 180। अब 1000 का चीज़ था 1806 में बेचा मान के चलिए, तो यहाँ पर 806 का लाभ हुआ 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो इधर हो जाएगा कितना, अब नीचे 10 बच गया तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 80.6% का लाभ हुआ होगा, तो आंसर आपका चल जाएगा कौन नंबर, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन 25 नंबर, एक वृत्त की जीवा एसी यदि परिधि पर दो बिंदु x और y इस प्रकार है कि कोण ए एक्स सी बराबर 58 डिग्री है, तो टू कोण ए बाई सी का मान बतलाइए। मान के चलिए कि ये जो है गोला है, वृत्त है,
अब इसका एक जीवा है ए और सी। अब कह रहा है कि ए सी जो जीवा है वह वृत्त के परिधि के एक्स और वाई बिंदु पर इस प्रकार है। अब मान के चलिए ई एक्स है, एक्स, ये इधर वाई है, तो ए एक्स सी, ए एक्स सी, ए वाला कोण जो है 58 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि ए बाई सी, ए बाई सी, तो ए वाला कोण, तो ये वो थ्योरम होता है इसका कि जब वृत्त के जीवा के दो बिंदु से वृत्त के परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वह सब का मान कितना होगा, समान होगा। यदि एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, ये भी एक्स डिग्री होगा, ये भी एक्स डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त के दो पॉइंट से वृत्त के परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वह सबका मान कितना होगा, समान होगा। तो यहाँ पर बतलाइए, ये 58 डिग्री, तो ये भी 58 डिग्री होगा, तो ये 58 डिग्री। तो बोल रहा है कि इसका दो गुना के मान बतलाइए। कौन? ए बाई सी, ए बाई सी 58 अगुने 2, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 116 डिग्री। आपका आंसर चल जाएगा फर्स्ट नंबर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला चलिए क्वेश्चन 26। बोल रहा कि राम रवि से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो मान के चलिए कि रवि जो है वह टी घंटा समय लेता होगा। तो बोल रहा है कि राम कितना लिया होगा, तो राम तो 2 घंटा अधिक लिया, यानी कि टी प्लस 2 इतना समय लिया होगा। यदि राम अपना गति दुगना कर दे, राम के बारे में बोल रहा है, राम के बारे में कि यह अपना गति जो है वह दोगुना कर दे, यानी कि पहले 1 से चल रहा था, अब इसका गति दोगुना हो गया। तो बताइए, दूरी तो सेम है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दूरी सेम है तो यहाँ पर चाल जो है वो समय समय जो है उसका चाल के अनुपात के उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1:2 था, तो इसका समय का जो रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे आ जाता है। जब दोगुना स्पीड रहता है तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे आ जाता है। तो यानी कि अब जो इसका समय हो जाएगा राम का, जब आप स्पीड अपना दोगुना कर दे, यानी कि बाद वाला समय, ये पहले था, ये बाद, तो बाद में वो जो है 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। यानी 1 घंटा यानी 60 20 80 मिनट आगे हो जाता है। तो इसको भी मिनट में बदल दीजिए। 2 घंटा है तो इसको 2 घंटा के हम क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट। तो बोलिएगा जी लिख सकते हैं। यहाँ पर टी माइनस 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है, तो इससे आगे हो गया, तो आगे हो गया तो इससे घट जाएगा। आप बतलाइए कि यहाँ पर टी प्लस 120 और टी माइनस 80, तो इसका बीच के अंतर कितना है। तो टी प्लस 120, अंतर का मतलब माइनस टी और माइनस 80। अब इसका अंतर निकालिए, तो टी प्लस 120 और माइनस टी और प्लस 80, ई टी से टी खत्म हो गया, तो 120 और 80 यानी कि 200 मिनट अंतर हो गया। इधर 200 मिनट, इधर अंतर कितना का है, 1 का, तो 1 यूनिट बतला रहा है कि 200 मिनट। तो हम पूछना चाहते हैं कि राम का पहले का समय बतला सकते हैं। तो बोलिएगा जी सर बतला सकते हैं, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 मिनट है, तो 2 यूनिट 400 मिनट, 400 मिनट। तब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि रवि का चाल बतलाइए। तो चाल बराबर होता है क्या चीज, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय दूरी देले है 20 किलोमीटर, तो 20। अब समय, रवि का समय पूछ रहा है, तो रवि का समय, तो रवि का, राम का समय, राम कितना समय लिया, 400 मिनट। तो टी प्लस 120, टी प्लस 120, ये जो दिखा रहा है 400 मिनट दिखा रहा है। तो टी बराबर, तो 400 और माइनस 120, यानी कि घट के हो जाएगा कितना, 280। तो टी का मान निकला कितना, 280 मिनट, मिनट। अब 280 मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो ये 20 किलोमीटर है, इसको 280 मिनट है, तो 280 मिनट है, मिनट है, तो इसको घंटा में बदलिए। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अब इसको हल कर दीजिए, 20 अब बटा 280 और गुने 60 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 2 से 14 बार में, इधर 7 दूनी 14, 30 दूनी 60। अब इसको भाग दे दीजिए, 7 चौके 28, 4 सही 2/7, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चौथा। यानी कि जो रवि का चाल होगा 4 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 0.36 पर रेकरिंग है।
अब प्लस 0.723, दो तीन पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको जब हल करिएगा तो इसको में 36 लिखिए पहले, और जिसको पर रेकरिंग नहीं है यानी कि 3, इसको घटा दीजिए, जिसको पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। देखिए कि कितना अंक पर रेकरिंग है, तो बोलिएगा कि सर 1 अंक पर रेकरिंग है, तो जितना अंक पर रेकरिंग रहे उतना 9, और जितना पर न रहे उतना 0। अब 36 में से 3 घटाइए तो 33, अब बटा 90। अब प्लस इसको भी हल करिए वैसे ही, इसको हल करिएगा तो 723 में से 7 पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, 2 को पर रेकरिंग है तो 2 को 9, आई को पर नहीं है रेकरिंग तो ये को 0। अब इसको में से घटाइए, 13 में से 7 छो, यानी कि बच जाएगा 716 बटा 990। अब यहाँ पर लघुत्तम लीजिए, 990 हो जाएगा। अब इसको कितना बार में हो जाएगा, तो बोलिएगा सर न, इधर हो जाएगा 11 बार में, तो 33 अगुने 11। अब प्लस ये तो इधर हो जाएगा 716, ताकि 990 एक बार में लगेगा तो 716 गुने 1 716 हो जाएगा। अब इधर 33 गुने 11 करिए तो 3 छो 3, उसको में 716 जोड़िए तो छो 3 9, छो 1 7, और 7 3 10, यानी कि इसको आ जाएगा 1079 बटा 990। अब इसका एक सही इधर हो जाएगा कितना, 89 अब बटा 990, आंसर डी नंबर। तो आशा करते हैं इस समझ में आया होगा रेकरिंग वाला। अगले चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक संख्या का में 50% की वृद्धि करने पर 2970 रुपया प्राप्त होता है, 2970, तो वह संख्या बतलाइए। तो 50% के मतलब होता है 2, 1/2, 1/2। तो 2 का चीज में 1 पे वृद्धि हुआ यानी कि 2 से 3 हो गया है, तो बोल रहा है कि 3 हुआ तो वह संख्या बतलाइए। तो 3 यूनिट दिखा रहा है, 2970 यानी 2970, तो 1 यूनिट, तो बोलिएगा कि 2970 बटा 3, तो हम बोलेंगे कि 2 यूनिट हमको निकालना है। तो 2 यूनिट निकालने के लिए तो 2970 बटा 3 अगुने 2 कर दीजिए, तो 0 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 दूनी 4 1 5। अब इसको में 3 से भागा दे दीजिए, 3 इकाई 3, इधर हो जाएगा 2 3 नमा 27, 2 4 3 या 8 24, यानी कि पहला नंबर आंसर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, 3 फर्नीचर वस्तु का औसत मूल्य दिले है 16,860 रुपया। तो इसका हम बोलेंगे कि योग कितना होगा, तो योग जो होगा औसत गुने संख्या होता है, तो औसत हो जाएगा कितना योग, तो 16 86 0 और गुने 3 गो है तो 3, इतना योग हो गया। अब बोल रहा है कि यदि उसका मूल का अनुपात दिले है 3 5 7, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल बतलाइए। अब ये जो निकला ये 5 3 8 7 15 यूनिट का मान दिले है कितना, 16 86 0 गुने 3, तो 1 यूनिट का तो 16 86 0 गुने 3, तो बोल रहा है कि सबसे सस्ता, तो सबसे सस्ता यानी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान तो 15 यूनिट का मान इतना था, तो इधर 1 यूनिट का तो इतना बटा 15, तो बोल रहा है कि 3 यूनिट का तो 16 86 0 गुने 3 अब बटा 15 गुने 3। अब इधर से 3 बचे 15, 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 5 सते 35, 5 दूनी 10। अब इधर गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, सतिया 21 के 1, यानी कि एक ही अंक में 1 छो दिखाई दे रहा, तो वही आंसर चल जाएगा। और यदि गुना करिएगा तो आएगा 10 11 6, यानी 10,116। अपना गुना करके देख लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि 1 से 94 तक सभी प्राकृतिक संख्या के औसत निकालिए। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऐसे जा रहा है 94 तक। तो बोल रहा है इसका औसत बतलाइए। तो औसत हो जाएगा क्या चीज, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो ये फर्स्ट 1 प्लस 94 बटा 2, यानी कि 95 बटा 2, यानी इधर काटिए तो 4 7.5, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या चीज 47.5। तो इसका औसत हो जाएगा 47.5 आंसर। अगला तो इसका खत्म हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसे 7 दिन लगातार सेट मारकर अपना
इसको क्लास देखिए, 7 दिन में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैथ में पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे क्वेश्चन को पैदा कर देगा, रेलवे प्रीवियस ही क्वेश्चन आगे कैरी करता है, तो उसमें बहुत सारा लगेगा आपको, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत सारा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमको सीखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंस डिफरेंट एग्जाम को, जैसे एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, ये सब जो एग्जाम लेता है उसका सेट का सॉल्यूशन करवाते हैं, जो कि टीसीएस ही लेता है। तो टीसीएस अब थोड़ी कोई ना कि क्वेश्चन बार बार नया बदलेगा, वो उसी में से कॉन्सेप्ट में अंक भले डिजिट चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आपको 7 दिन यदि अच्छा लगे तो 7 दिन क्लास करिएगा, यदि ना अच्छा लगे तो अपना जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। खुश रहिए।